हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ करीमा और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ साइंस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो चलिए पहले टॉपिक लिख लेते हैं। चैप्टर 1 है जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये हमारे टॉपिक है क्लास 8 का। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मैं आपको ये समझाऊंगी। तो आज शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है जैसे कि क्रॉप प्रोडक्शन। तो क्रॉप प्रोडक्शन यानी पहले हमें फर्स्ट वर्ड का मतलब जानना होता है कि क्रॉप होता क्या है। तो क्रॉप से मतलब है कि एक ही एरिया में अगर हम एक ही स्पेसिफिक कोई प्लांट उगाते हैं लार्ज स्केल पे तो हम उसे क्या बोलेंगे, क्रॉप बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, when we grow same kind of plant at a large area, this is called crop। ठीक है। तो क्रॉप की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जब हम एक ही टाइप के सेम काइंड ऑफ प्लांट्स यानी एक ही टाइप के प्लांट्स हम एक लार्ज एरिया में उगा रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्रॉप बोलेंगे। जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं क्रॉप, तो जैसे फसल हिंदी में हो गया फसल। जैसे हमने कहीं गेहूं उगाया, कहीं मक्का उगाया, कहीं पे हमने कोई और चीज़ सोयाबीन मूंगफली जो भी चीज़ें हम खेत में उगाते हैं तो वो बड़ी लार्ज स्केल में उगाते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक क्रॉप बोलेंगे। अब ये जो क्रॉप होती है मेनली हमारे पास दो टाइप की होती है। पहली होती है, इसको हम दो टाइप में बांट सकते हैं। पहली है खरीफ और दूसरी है रबी। अब जो खरीफ की फसल है वो क्या है और रबी की फसल क्या है। जब हम कोई फसल या किसी क्रॉप को रेनी सीजन में बोते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, खरीफ की फसल बोलते हैं। और अगर हम किसी जो फसल है या क्रॉप है उसको हम विंटर सीजन में बोते हैं तो हम उसे रबी की फसल बोलते हैं। तो इनके बारे में हम यहाँ पे इनके बारे में लिख लेते हैं। तो ये उगाई जाती है रेनी सीजन में। और रेनी सीजन आता कब है इंडिया में, तो जून टू सितंबर में। अंडरस्टूड। अब इसके बाद में आता है रबी की फसल। रबी की फसल कब उगेगी, विंटर सीजन में। विंटर सीजन में रबी की फसल उगाई जाती है। कब आता है ये, तो अक्टूबर से मार्च तक। अब इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें कि खरीफ की फसल के कुछ एग्जाम्पल और रबी की फसल के कुछ एग्जाम्पल देखें तो खरीफ की फसल के एग्जाम्पल में हो जाएगा जैसे कि मूंगफली, जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड नट। और जो रबी की फसल है उसे हम क्या बोलेंगे, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि व्हीट या मटर एक्सेट्रा। तो इसी तरीके से इधर ग्राउंडनट हो गया, कॉटन हो गया। ये के बाद हम आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो जैसा कि हमारा फर्स्ट पैराग्राफ हो चुका है कि हमने पढ़ लिया क्रॉप क्या होती है, क्रॉप कितने टाइप की होती है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है क्रॉप को उगाने के तरीके क्या है या क्या स्टेप्स होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन का, उसे हम बोलते हैं प्रिपेयरिंग सॉइल। अब ये प्रिपेयरिंग सॉइल क्या है, तो प्रिपेयरिंग सॉइल से हमारा मतलब है कि हमें पहले जो मिट्टी है उसको तैयार करना है फसल के लिए। अब फसल के लिए मिट्टी को तैयार क्यों करना है, तो हम फसल के लिए मिट्टी इसलिए तैयार करते हैं कि जब हम फसल उगाने जा रहे हैं तो उससे पहले मिट्टी क्या होती है, ड्राई होती है। ड्राई होने की वजह से वो क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर एयर पैसेज नहीं बचते।
अब अगर उसमें एयर पैसेज नहीं होंगे, उसमें वाटर कैनाल्स नहीं होंगी, तो उसमें हम बीज जब बोएंगे तो उसमें बाद उसको ना तो रेस्पिरेशन के लिए जगह मिल पाएगी, ना उसको ब्रीदिंग के लिए या उसको वाटर के लिए जगह मिल पाएगी। तो इसीलिए हम पहले क्या करते हैं, सॉइल को प्रिपेयर करते हैं बीज बोने से पहले। तो अब जब हमें बीज प्रिपेयर करनी है सॉइल, तो उसके लिए हमारे पास दो टाइप के मेथड है। पहला होता है ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा होता है आर्टिफिशियल मेथड या न्यू मेथड। ठीक है, तो ट्रेडिशनल मेथड जैसा कि हम सबने देखा है, हल होता है ना, कुदाली होती है, हल को बैलों की सहायता से, एनिमल की सहायता से चलाया जाता है, और जो कुदाली होती है उसको ह्यूमन हाथ से खोद खोद कर मिट्टी को प्रिपेयर करता है। तो इसके लिए जो वो टेक्निक है, तो हम हल को इंग्लिश में बोलते हैं प्लग, और जो कुदाली होती है उसको बोलते हैं होई। अब जो ये पूरी मिट्टी को उलटना है, पलटना है, टर्न करना है, उसको लूज करना है, इस जो टेक्निक है इसको बोलते हैं प्लगिंग। तो जो हम जब सॉइल प्रिपेयर करेंगे तो उसके अंदर जो मेन टर्म आएगी एक, उसे हम बोलेंगे प्लगिंग। ठीक है, अब प्लगिंग दो टाइप से होती है। इसकी डेफिनेशन अगर हम देखना चाहें तो प्लगिंग की डेफिनेशन में यहां लिख रही हूं, turning and losing the soil this process called plugging। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो अब हमारे पास प्लग करने के दो मेथड थे। पहला था, हम यहीं पे बना देते हैं, पहला है ट्रेडिशनल और दूसरा है हमारे पास ह्यूमन मेड या न्यू मेथड। ठीक है, अब ट्रेडिशनल मेथड में हमारे पास यहाँ पर दो इक्विपमेंट होंगे। पहला होगा प्लग, दूसरा होगा होय। अब ये कैसे दिखते हैं, तो प्लग कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें यहाँ पर एक प्लग शाफ्ट होगी और वो एक प्लग शीयर से जुड़ी हुई होगी, कुछ इस तरह की दिखती है। और यहाँ पर ऊपर इसको ह्यूमंस के सपोर्ट के लिए या बैलों के सपोर्ट के लिए यहाँ पर बीम पाई जाएगी। ये पूरी लकड़ी से भी, वुड से भी बनी हो सकती है, ये आयरन से भी बनी हो सकती है, लेकिन इसका जो ये वाला पार्ट होता है जिसे हम प्लग शीयर बोलते हैं, ये हमेशा आयरन का बना हुआ होता है। ठीक है, इसको हम बोल देंगे प्लग शाफ्ट। और इसे हम बोलते हैं बीम। ये तो हो गई हमारे प्लग की स्ट्रक्चर। अब होई कैसी दिखती है, तो होई सिंपल सी होती है, उसमें एक वुडन शाफ्ट होती है जो उसको बेस देती है। उसके बाद एक फ्लैट ब्रॉड प्लेट होती है जो खोदने के काम में आती है, इसे हम बोलेंगे प्लेट, और ये हमारा हो जाएगा शाफ्ट। तो होई कुछ इस तरीके से दिखती है और जो हमारी प्लग होती है वो इस तरीके से दिखती है। जो प्लग होती है उसको या तो ऊंट या बैल या फिर ह्यूमंस कोई भी खींच सकता है मिट्टी को लूजन करने के लिए, लेकिन जो होई होती है उसका यूज केवल ह्यूमन कर सकता है अपने हाथों से मिट्टी को लूजन करने के लिए। उसके बाद जो हमारा सेकंड मेथड है ह्यूमन मेड या न्यू मेथड, इसमें हम यूज लेते हैं ट्रैक्टर्स को या कल्टीवेटर को। कल्टीवेटर क्या होता है, तो ट्रैक्टर के पीछे लगा हुआ एक होई जैसी स्ट्रक्चर्स होती है जो कि पूरी आयरन की बनी हुई होती है। ये केवल
मिट्टी को एक साथ बहुत सारी मिट्टी को लूज करने के काम में आती है। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक था, स्टेप था, वो था प्रिपेयरिंग सॉइल। और सॉइल को प्रिपेयर करने के हमने तरीके देखे, उनके कुछ इक्विपमेंट देखे। इसमें हमने एक चीज हमें ये मेन याद रखनी है कि हम सॉइल प्रिपेयर क्यों कर रहे हैं। सॉइल हम इसलिए प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि मिट्टी में जगह बन जाए, वो थोड़ी लूज हो जाए, ताकि जब रूट उसमें फूटे बीज सीड से, तो रूट को रेस्पिरेशन के लिए जगह मिल जाए, वाटर के लिए उसको जगह मिल पाए। ठीक है, दैट्स इट। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार ले लीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ लिया था प्रिपेयरिंग सॉइल। उसके बाद में हम सेकंड पॉइंट पे आ चुके हैं। सेकंड पॉइंट है सोइंग। सोइंग होता क्या है, तो बुआई करना, यानी हम पहले प्रिपेयर करेंगे सॉइल को बीज बोने के लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, बीज को बो रहे हैं। तो बीज बोने से पहले हमें उन सीड की क्वालिटी की जांच करनी पड़ेगी कि कौन सा सीड अच्छा है और कौन सा सीड खराब है। तो उसके लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, एक बाल्टी लेंगे, उसके अंदर पानी भरेंगे और उसमें उन सीड्स को डाल देंगे। अब कुछ टाइम के लिए उसको रख देंगे। जब थोड़े टाइम बाद हम देखेंगे तो उनमें कुछ जो सीड्स होंगे वो क्या हो रहे हैं, ऊपर तैर रहे होंगे पानी के, और कुछ क्या होंगे, नीचे बैठ चुके होंगे। तो जो ऊपर पानी के तैर रहे हैं बीज, उन बीजों को हम क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। वो बीज अब क्या है, वो इतने क्वालिटी में अच्छे नहीं है, वो अब बीज खराब हो चुके हैं। वो ऐसा क्यों हुआ, तो अब जब हम स्टोरेज करते हैं बीजों की, तो बीजों की स्टोरेज करते वक्त उनमें अगर कोई कीड़े लग जाते हैं तो वो क्या करते हैं, सीड्स को अंदर से खोखला कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं, उनमें जो छेद हो जाते हैं, होलो हो जाते हैं, तो वो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। इस तरीके से हम अच्छे बीजों की और खराब बीजों की पहचान करते हैं। अब हमारे पास जो सोइंग की जो टेक्निक होती है वो भी हमारे पास है, दो टाइप की है। पहली होती है ट्रेडिशनल और दूसरी होती है वही मैन मेड। तो ट्रेडिशनल में होता है, एक कीप नुमा स्ट्रक्चर्स होती है जो कि नीचे से कुछ भागों में बटी हुई होती है, जो कि तिकोने से होते हैं। इनके ये बिल्कुल तीखे तीखे होते हैं। हम क्या करते हैं, ऊपर से यहाँ से बीज डालेंगे और वो जो बीज है ये वाला पार्ट सॉइल के अंदर चला जाएगा और बीजों को अंदर बोकर वापस से बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर इसको उठाकर दूसरी जगह पर रखा जाएगा और फिर से ऊपर से बीज डालेंगे। इस तरीके से ट्रेडिशनल टाइम में या पुराने ज़माने में सोइंग की जाती थी। पर आजकल न्यू मेथड में या मैन मेड मेथड कह लो, तो उनमें क्या होता है, कल्टीवेटर्स आते हैं या सीड मशीन ड्रिल आती है जो कि एक ट्रैक्टर के पीछे लग जाती है और सिंपली वो पूरा ट्रैक्टर एक ही बार में खेत में सीड बो देता है। अभी वीडियो पहली टेक्निक है सोइंग की ट्रेडिशनल मेथड, जो कि लाइक स्ट्रक्चर से होती है। और जो सेकंड टेक्निक है वो है सीड ड्रिल से। अब इसके बाद जो हमारे पास थर्ड टेक्निक आती है वो होती है हमारे पास एडिंग मैन्योर या फर्टिलाइजेशन। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या होते हैं, तो जो हमारे पास जो सॉइल है या जो जगह है वहाँ पर वो हर एक एरिया की अलग अलग स्पेसिफिक होती है। किसी एरिया में नाइट्रोजन की कमी होती है, किसी में फॉस्फोरस की कमी होती है, यानी वहाँ पर फसल को जो पोषक तत्व चाहिए या जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए उनकी क्या होती है, कमी पाई जाती है। तो उस कमी को कम करने के लिए, यानी उस कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर या मैन्योर वहाँ पर डालते हैं। अब जो मैन्योर होता है ये तो क्या होता है, ट्रेडिशनल मेथड है, पुराने ज़मानों से चलता आ रहा है। और फर्टिलाइजर है वो क्या होते हैं, जो ह्यूमन मेड है, यानी केमिकल्स से बने हुए होते हैं। मैन्योर में हम सीधा सिंपल गोबर वगैरह इकट्ठा करके जानवरों का, उसको एक खड्डा डिग करके उसमें डाल देते हैं और कुछ समय के बाद में उसमें क्या बन जाती है, मैन्योर बन जाती है और उसको हम खेतों में छिड़क देते हैं। जबकि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, केमिस्ट की दुकान पे या जो खरपतवार नाशी है या जो अलग अलग जो सीड्स की दुकानें होती है वहाँ पर बिकता है। उनमें केमिकल्स होते हैं ताकि उनको छिड़कना पड़ता है पूरी फसल पे। तो ये जो हमारा थर्ड स्टेप है ये है प्रोटेक्शन के लिए, कि हमारी जो क्रॉप है उस पर कोई कीड़े ना लगे, यानी उसको कोई कमी ना हो, किसी चीज़ में वो कम ना रह जाए।
तो इसीलिए हम उसमें क्या करते हैं, मैन्योर या फर्टिलाइजर ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करने का जो मेन मोटिव है वो क्या होता है, न्यूट्रिशन बनाए रखना है ना, न्यूट्रिशन ऐड करना। न्यूट्रिशन एडिंग क्या है, इसका मेन मोटिव है। अब हम देखते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि मैन्योर क्या होता है, मैन मेड होते हैं, वो क्या होते हैं, केमिकल मेड होते हैं। मैन्योर क्या होता है, बहुत ज़्यादा दिन होते हैं, बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। फर्टिलाइजर कभी कभी हानिकारक भी होते हैं। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसमें एक तरफ मैन्योर और एक तरफ फर्टिलाइजर लिखेंगे। तो अगर आपको ये स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ये ले सकते हैं। में डिफरेंस क्या है, तो फर्टिलाइजर क्या है, तो ये ह्यूमन मेड है या मैन मेड है, और ये जो होता है ये क्या होता है, नेचुरल सब्सटेंस है। अब इसके बाद ये कहाँ बनेंगे, मैन मेड है तो फैक्ट्रीज में बनेंगे, मेड इन फैक्ट्रीज। ठीक है, ये कहाँ पर बनेंगे, तो ये फील्ड में बनेंगे, नेचुरल सब्सटेंस है तो मेड इन फील्ड। इसके बाद में जो ये फर्टिलाइजर है ये क्या होंगे, रिच इन प्रोटीन होंगे या रिच न्यूट्रिएंट्स होंगे, इनमें रिच प्लांट न्यूट्रिएंट्स पाए जाएंगे इनमें। और इनमें क्या होंगे, इनके मुकाबले कम होंगे लेकिन होंगे, तो इनमें लेस न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, उसके बाद में जो फोर्थ इनका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा कि जो ये फर्टिलाइजर्स होंगे ये क्या होंगे, ह्यूमस नहीं बनाएंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, केमिकल सब्सटेंस है, तो ये ह्यूमस को बनाने के लिए उत्तेजित नहीं करेंगे, तो ये डजंट फॉर्म ह्यूमस। और ये जो मैन्योर है ये क्या बनाएगी, अच्छी ह्यूमस बनाएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मेक ह्यूमस। तो ये हमारे मेनली 4 डिफरेंशिएशन है जो कि है फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच में। अगर हम इसको हिंदी में देखें तो इसको हम मैन्योर को हम खाद बोलेंगे, फर्टिलाइजर को हम उर्वरक बोलेंगे। उर्वरक, फर्टिलाइजर और मैन्योर को हम खाद बोल सकते हैं। ठीक है, वापिस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्टिलाइजर क्या होंगे, मैन मेड होंगे। मैन्योर क्या होंगे, नेचुरल सब्सटेंस होंगे। फर्टिलाइजर कहाँ बनेंगे, तो फैक्ट्रीज में बनेंगे ह्यूमंस के द्वारा। मैन्योर का बनेंगे, फील्ड में बनेंगे ह्यूमंस के द्वारा। यहाँ पर क्या होंगे, ये प्लांट न्यूट्रिएंट्स में रिच होंगे और वहां पर क्या होंगे, इनके मुकाबले कम न्यूट्रिएंट्स पाए जाएंगे। यहाँ पर ये ह्यूमस का निर्माण नहीं करेंगे और मैन्योर क्या होगी, ह्यूमस का निर्माण करेगी। अब यहाँ से एक टॉपिक और निकलता है कि ह्यूमस होती क्या है। तो ह्यूमस क्या होती है कि जब हम किसी प्लांट की जो हमारी सॉइल है उसके ऊपर जो गीली गीली सी मिट्टी होती है, जहाँ पर कुछ पत्ते गिरे हुए हैं, वहाँ पर अगर गोबर या अलग अलग चीज़ें घिरी हुई है जिसकी वजह से वहाँ पर थोड़ा है ना दलदली सा इलाका बन जाता है, तो वो क्या होता है, प्लांट्स के लिए ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस। और बाकी तुमने 6th क्लास में 7th क्लास में ह्यूमस के बारे में बहुत पढ़ा है। तो इसके बाद हम अगले प्रोसेस पे चलते हैं जो कि है इनको ऐड करना। ये मैन्योर को ऐड करने की हमारे पास क्या क्या एडवांटेज है। अब हमने जैसे फर्टिलाइजर और मैन्योर के डिफरेंशिएशन पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ यूज ऑफ मैन्योर। तो हमारी हेडिंग है ठीक है, एडवांटेज ऑफ मैन्योर। अब ये इसके क्या एडवांटेज है, तो फर्स्ट एडवांटेज है इसका कि ये क्या करता है, इनहेंस कर देता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी से क्या है,
क्या मतलब है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी जो सॉइल है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा प्रिपेयर हो जाएगी, उनमें लूज हो जाएगी, उनके बीच में गैप बन जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो वाटर है ज़्यादा होल्ड कर सकेगी। हम जब पानी डालेंगे खेतों में तो पानी को रुकने के लिए जगह मिल जाएगी, और उस जगह का यूज़ कौन कर सकता है, रूट्स कर सकती है पानी को यूज़ करने में, तो फसल अच्छी होगी। पहला एडवांटेज इसका हो जाता है एनहेंस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। उसके बाद में ये सेकंड इसका क्या हो जाएगा, अगर वाटर कैपेसिटी बढ़ा रही है तो उसके अंदर पोर भी बन रहे होंगे, पोर यानी बीच बीच में जो छोटे छोटे गैप बनते हैं, तो ये सॉइल को क्या बनाती है, पोरस बनाती है, सॉइल को पोरस बनाती है। उसके बाद जो थर्ड है, ये इंक्रीज कर देती है फ्रेंडली माइक्रोब्स को। अब फ्रेंडली माइक्रोब्स क्या होते हैं, क्या करती है ये, इंक्रीज फ्रेंडली माइक्रोब्स। फ्रेंडली माइक्रोब्स को इंक्रीज कर देगी। फ्रेंडली माइक्रोब्स से क्या मतलब है, तो माइक्रोब्स होते हैं छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो क्या करते हैं, अगर कोई, जैसे हम मूंगफली की बात करें तो मूंगफली की जड़ों में क्या लगते हैं, माइक्रोब्स लगते हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन यूज कर सकते हैं। तो ऐसे माइक्रोब्स को बढ़ने के लिए जगह चाहिए होती है, तो वो कौन देते हैं, मेन्योर देते हैं, ताकि उनके जब पोर बनेंगे तो ही तो वहाँ पर माइक्रोब्स उग सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो ये इंक्रीज कर देती है माइक्रोब्स को भी। और जो चौथा है वो क्या करते हैं, तो ये सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव कर देती है, इम्प्रूव द सॉइल टेक्सचर। सॉइल के टेक्सचर को मतलब अच्छा ब्लैक खाद वाली सॉइल बना देती है, ताकि जो क्रॉप होने वाली है वो अच्छी हो, उसको अच्छी से अच्छी खाद मिल पाए, अच्छे से अच्छे न्यूट्रिएंट मिल पाए। तो हमारे पास मैन्योर के 4 एडवांटेज है। पहला है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा देती है, दूसरी सॉइल को पोरस बना देती है, थर्ड है वो फ्रेंडली माइक्रोब्स को इंक्रीज कर देती है, और चौथा है इंप्रूव कर देती है सॉइल टेक्सचर को। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है इरिगेशन। इरिगेशन से मतलब है हमारे पास सिंचाई से। अब इरिगेशन भी हमारे पास क्या होती है, 2 टाइप्स होती है। पहली होती है ट्रेडिशनल मेथड से, और दूसरी होती है हमारे पास मॉडर्न मेथड से। ट्रेडिशनल मेथड, अब इनके हम 2 टाइप कर देते हैं, पहला है ट्रेडिशनल और दूसरा है मॉडर्न। ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा है मॉडर्न मेथड। अब जो मॉडर्न मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड की पहले हम अगर बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोट, ठीक है, मोट हो गई। उसके बाद में हो गया जो कुएं से चेन पंप के द्वारा, और कुओं से ढेकली द्वारा, रहट द्वारा, ये सारी चीजें क्या होंगी, ट्रेडिशनल मेथड के आएंगी। मॉडर्न मेथड के अंदर 2 ही आएंगे। मॉडर्न मेथड के अंदर 2 मेथड आएंगे। पहला तो आ जाएगा स्प्रिंकल मेथड, और दूसरा हो जाएगा ड्रिप मेथड। DRI ड्रिप मेथड, स्प्रिंकल मेथड। और पहले हम मोड की बात कर लेते हैं। तो ये एक पुराने जमाने का कुएं से पानी निकालने का एक तरीका होता था, और जो चेन पंप है उसमें भी कुएं में एक चेन की तरीके से बहुत सारे डब्बों को लटका दिया जाता था, और फिर उसे बेल के द्वारा घुमाया जाता था, जिससे क्या होते थे कि वो चेन ऊपर से नीचे आती थी और पानी को बाहर ढकेल देती थी। ढकेली भी बेलों के द्वारा ही संचालित कुओं से पानी निकालने की एक टेक्निक है, और रहट भी कुओं से बेलों द्वारा पानी निकालने की एक टेक्निक है। ये सारे मेथड ट्रेडिशनल मेथड के अंदर आते हैं। मॉडर्न मेथड में फर्स्ट आता है स्प्रिंकल मेथड।
स्प्रिंकल मेथड में क्या होता है, एक पाइप होता है जिसके जो एक हॉरिजॉन्टल पाइप से जुड़ा हुआ होता है, जिसके ऊपर क्या लगी होती है, रोटेटिंग नोजल लगी हुई होती है। वो रोटेटिंग नोजल क्या करती है, जैसे ही उसमें पानी छोड़ा जाता है तो वो रोटेट करती हुई पूरा पानी अपने इलाके में फेर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आसपास उस नोजल के आसपास का इलाका जो होता है वो क्या होता है, पानी से भीग जाता है। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, तो ड्रिप सिस्टम में हर एक प्लांट, फिफ्थ पॉइंट है, जो हमारा फिफ्थ स्टेप है वो क्या होगा, रिमूविंग वीड। और वीड क्या होते हैं, तो वीड की हम डेफिनेशन लिख सकते हैं। वीड जिसे हम हिंदी में बोलते हैं खरपतवार। तो खरपतवार क्या होती है, जो ऐसे अनावश्यक पौधे जो फसल के बीच बीच में उग जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वीड बोलते हैं। इंग्लिश में इसकी लिख सकते हैं अनडिजायरेबल प्लांट्स which grow undesirable plant grow with crop natural। ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, वीड्स बोलेंगे। अब इनको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, तो इनको जो हटाने की टेक्निक है तो उसे हम बोलेंगे वीडिंग। वीडिंग क्या है, रिमूविंग ऑफ वीड। वीड को रिमूव करने की जो टेक्निक है उसे हम क्या बोलेंगे, वीडिंग बोलेंगे। अब इनमें हमारे पास कुछ भी, हम हाथ से भी वीड को निकाल सकते हैं, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, केमिकल जो होते हैं उनके द्वारा भी वीड को हटा सकते हैं। जो ऐसे कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं पूरे खेत में, जिसकी वजह से क्या होता है, वीड क्या होती है वहाँ पर नष्ट हो जाती है। उन केमिकल्स में से कुछ केमिकल्स हैं जैसे कि 2,4-D। ये एक केमिकल है जो किसमें यूज होता है, वीड को क्लीन करने के लिए यूज होता है। उसके बाद में 6 जो हमारा हार्वेस्टिंग यानी फसल को काटना। तो फसल को हम 2 टाइप से काट सकते हैं। पहला तो होता है इसका थ्रेसिंग, और दूसरा जो होता है विनोइंग। विनोइंग। अब जो थ्रेसिंग होती है उसके अंदर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जो भूसा होता है जिसको हम बोलते हैं चाफ, इस चाफ को क्या कर देते हैं, हम ग्रेन से अलग कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, थ्रेसिंग बोलते हैं। विनोइंग में क्या होंगे कि विनोइंग में अगर हमारे पास स्मॉल एरिया है, फार्मर स्मॉल मतलब छोटा किसान है, तो वो क्या करता है, हाथों से ही हवा की मदद से वीड को और चाफ को अलग, सीड को और चाफ को अलग अलग करता है। तो उस विंड की सहायता से करता है, इसलिए उसे हम विनोइंग बोलते हैं। इसमें क्या होगा, चाफ सेपरेट होगा सीड से या ग्रेन से। ठीक है, उसमें क्या होगा, विंड की हेल्प से, विंड हेल्प टू सेपरेट चाफ एंड ग्रेन। विनोइंग में सिंपल है, पुराने पहले के जो लोग थे जिनके पास स्मॉल एरिया होता है तो वो क्या करते हैं, विंड की हेल्प से सेपरेट कर देते हैं चाफ और ग्रेन को। थ्रेसिंग आजकल जो ट्रैक्टर्स द्वारा होती है उनमें क्या होता है, सीड को चाफ से अलग कर दिया जाता है। इसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप है वो है हमारा स्टोरेज। अब स्टोरेज से क्या, स्टोरेज हमारे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि अगर सीड में मॉइस्चर लग जाता है तो वो सीड क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। जैसा कि हमने सोइंग में देखा था पहले
कि हमें पहले सीड की क्वालिटी चेक करनी पड़ती है कि कौन सा सीड अच्छा है और कौन सा सीड खराब है। तो अगर हम यहाँ पर स्टोरेज में गलती नहीं करें तो सारे सीड क्या होंगे, अच्छी क्वालिटी के निकलेंगे। तो इसीलिए हमें स्टोरेज का सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले उनको ड्राई करना है, ड्राइंग करने के बाद ही उनको स्टोर करना है, ठीक है। बिना ड्राई किए हुए हमें स्टोर नहीं करने, ताकि वो क्या होंगे, उनसे मॉइस्चर खत्म हो जाएगा और मॉइस्चर खत्म होने के बाद में उनमें कोई भी कीटाणु या कोई भी बैक्टीरिया नहीं लगेंगे। तो आज के लिए हमारा जो ये क्रॉप मैनेजमेंट या प्रोडक्शन का जो भी चैप्टर था ये हम आज यहीं ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगले दिन या अगली वीडियो में आपसे बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपने बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।